अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पिछले चंद दिन से लाहौर से जो गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अगवा, तशद्दुद और रेप के हवाले से जितनी ख़बरें हैं वो सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे और ज़ाहिर है कि अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इसमें जो मुल्ज़िम है वो बताया जाता है कि उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब से रिलेटेड है, उनका नवासा बताया जाता है। आज इसी सिलसिले में हमने देखा कि लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने इस वाक़े के हवाले से कि कब, कहाँ, किस तरह से छापे मारे गए और क्या हुआ, किस्सा मुख्तसर जो हम आपको बताएं, क्योंकि अब तक आपके पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं 29 जून को ये पहुंची हैं लाहौर। इससे कबल ये इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान 26 जून को आई थी। लाहौर आते ही बताया गया कि इनका अगवा हो जाता है। सबसे पहली कॉल सेफ सिटी पे इन्हीं ख़वातीन में से एक खातून के वालिद हॉलैंड से करते हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है, जगह जगह छापे होते हैं और उसके बाद वहाँ तक पहुँचा जाता है जहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि इसमें जो शख्स इन्वॉल्व है उसका ताल्लुक नायब वज़ीर आज़म से है, ये उनकी फैमिली का है। फैमिली को कांटेक्ट किया जाता है, जिस तरह से आज डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया, और फिर उनसे रिलेटेड जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो सका वो तहकीकात जारी रहती है। लेकिन साथ ही इसी असना में एक ट्रैफिक पुलिस की भी इत्तला आती है, यानी लाहौर ही में एक एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, और इसी गाड़ी के अंदर ये वो दो ख़वातीन हैं जो फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से पुलिस और फिर पुलिस के बाद हमने देखा कि मतलब तहवील में आती हैं, और फिर जो सारा कोर्स होता है कि जिसमें बयान हल्फी भी आया है, उनका एफआईआर भी दर्ज हुई है, और बाद अज़ां इन ख़वातीन को ये अपने अपने मुल्क रवाना हो जाती हैं, यानी इस मुल्क से चली जाती हैं। उसके बाद फिर तरह तरह की अब ये सारी बातें हो रही हैं कि क्या होगा, नहीं होगा, ये केस चलेगा आगे या नहीं चलेगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बयान हल्फी है, जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, जिसके कुछ पार्ट्स आप लोगों तक भी पहुँचे हैं। मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि एक खातून है जिन्होंने ये बताया कि रज़ा डार से इनकी मुलाकात सिंगापुर में होती है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक ऐसे इवेंट के अंदर, और वहाँ से इनके बिजनेस का आगाज़ होता है। और रज़ा डार इनको बताते हैं कि ये एक वेल स्टैब्लिश्ड है, इन द सेंस वो अली डार की तस्वीर भी दिखाते हैं और बताते हैं कि ये उनके बेटे हैं, यानी अली डार के बेटे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म के साथ भी अपनी एक तस्वीर है जो उन्होंने बयान हल्फी में उस खातून ने कहा है। दूसरी जो खातून हैं उनका ताल्लुक स्पेन से है, और उन्होंने भी बताया और उन्होंने भी जो होशरुबा इंकशाफात किए कि किस तरह से अगवा करके इनको बांध दिया गया घर के अंदर, फिर गुंडे बुलाए गए। फिर उन्होंने किसी एक शख्स का जिक्र किया है जो काले कपड़ों में था, जिस पर उन्होंने मुबैना ज़्यादती का भी इल्ज़ाम लगाया है, तशद्दुद का भी इल्ज़ाम है। और फिर आखिर में एयरपोर्ट के लिए इनको रवाना किया जाता है, जब रज़ा डार की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि ये बताया जाता है, जब पासवर्ड कंप्यूटर के और सब चीज़ें दे दी जाती हैं कि मैंने अपने पैसे हासिल कर लिए, और ये अपने पासपोर्ट लें और उनको एयरपोर्ट की तरफ रवाना करते हैं। और फिर रास्ते में किसी बॉस से बात होती है, उस बॉस का नाम अब वहीद बताया जा रहा है, जिसका ये बताया गया कि ताल्लुक़ उकाड़ा से है, और वो भी एक बदमाश टाइप आदमी है, ये बताया जा रहा है। बहरहाल इस केस के मेरिट्स पर बात करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ये केस है और क्या ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा, गिवन द फैक्ट कि पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स सच केसेस। हमारे साथ इन फोकस हैं नासिर जमाल साहब, सीनियर सहाफ़ी डॉन अखबार से। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। और उनके साथ इन फोकस हैं सीनियर लॉयर हैं शाह खावर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नासिर जमाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। आज भी डीआईजी ऑपरेशंस ने जिस तरह से पूरी इवेंट मतलब जिस तरह से हुई कि 15 फ्रॉम द कॉल टिल द टाइम के इनके बयान होते हैं, क्या सब कुछ बताया गया है, इसी तरह से हुआ, या आपके पास और भी कुछ खबरें हैं, कुछ छुपाया भी गया है? अपेरेंटली लगता यही है कि इस तरह से तो नहीं हुआ जैसे वो बताया, मतलब। लेकिन ये है कि जो आपने भी अपनी इंट्रो में भी बात की कि एक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो एक गाड़ी जो मारती है दूसरी गाड़ी को, जिसमें ये लड़कियां बैठी हुई थी, वो गाड़ी निकल जाती है, और उसके साथ एक और गाड़ी है वो भी निकल जाती है, और ये दोनों लड़कियां जो है निकल के तो भागती हैं, और इनको वहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं पे एक सेफ प्लेस दे देते हैं। उसके बाद 15 पे जिसकी गाड़ी लगी थी उसको वो 15 पे कॉल करता है, वहाँ से भी पुलिस आती है और सारा इस तरीके से। तो ये प्रोबेबली जो लगता यही है कि बिल्कुल ये एक्सीडेंटली
मतलब सॉल्व हुआ केस, हम्म, उससे पहले डेफिनेटली जो पुलिस थी वो कुछ कोशिश तो कर रही थी, हम्म, लेकिन ये कि वो कोशिश कोई कामयाब उस वक़्त तक तो नहीं हुई थी। अब पुलिस वाले जो भी कहें, लेकिन ये कुछ मतलब कुदरत की तरफ से उनकी हेल्प हो गई, अदरवाइज़ शायद ये वहाँ तक ना पहुँच सकते, मतलब अ, टाइमली या अच्छा टाइमली। अच्छा, लेकिन इसमें आप ये समझते हैं कि क्योंकि जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि मरियम नवाज साहिबा हमेशा ये कहती आई हैं कि इन सच केसेस के अंदर उनकी बड़ी गहरी नज़र भी होती है और वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, ऐसा ही अब तक आपको समझ में आ रहा है, हो रहा है? ये जो एक्सपेक्टेशन है कि फेयर ट्रायल होगा, फेयर इन्वेस्टिगेशंस होगी, फेयर ट्रायल होगा, तो वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब जो कंप्लेनेंट है वो उनको अपने मुल्क से बाहर जब भेज दिया, तो इसका कुछ मतलब कुछ इस तरह से लगता है हम्म, कि जो मामलात थे वो सेटल हो चुके थे, अच्छा, यानी कि पैसे का जो लेन देन था वो सेटल हो गया है वहाँ। ओके, तो अब ये कि लेकिन केस बहुत लाइमलाइट में आ गया, ठीक है, जिसमें मतलब जब 164 का जब बयान दिलवाना था, हम्म, उस पे भी शायद हुकूमत को नाराज़गी हुई एसएचओ पे, हम्म, और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो ये सारा कुछ लगता तो ये है कि ये सेटल हो गया है। अब कितना आगे क्या इन्वेस्टिगेट होता है, क्या निकलता है, ये तो तो अभी सही तो कुछ कहा नहीं जा अच्छा, सकता। केस के मेरिट्स में बात करूंगी। शाह खबर साहब, जैसे नासिर कह रहे हैं और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग ये कहते हैं कि जब 164 का बयान हो गया और उसमें तहलका खेज इंकशाफात भी खवातीन की जानिब से हैं और जो उन्होंने अलेज किया है या अक्यूज़ किया है इस वक्त, वो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और वो काफ़ी हैं। अब वो इस मुल्क में रहें ना रहें, कई सहाफ़ी ये भी रिपोर्ट किया उन्होंने कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप लीगल एस्पेक्ट बताइए। जी, इसमें जो लीगल इसका जो मैं अगर एस्पेक्ट्स पे बात करूं, तो इसमें बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट, जो कि जिसपे इल्ज़ामात जो जिस पे लगाए गए हैं और उसमें स्पेसिफिक रोल भी कुछ लोगों के ऊपर एट्रीब्यूट किया गया है, और उसको तो वो तो एक पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसको बुनियाद बनाकर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो एफआईआर का मतन हो या उसमें जो कंटेंट्स हो वो दुरुस्त ही हो, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस की तफ्तीश असल में शुरू तब होती है कि जब एफआईआर दर्ज हो जाए। सही, अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दफा 164 का बयान तो अपनी जगह है, उसकी एक बिल्कुल अहमियत होती है। वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने ऑन जो है वो बयान दिया जाता है, जिसको कि कोर्ट का रिकॉर्ड बनाया जाता है, और वो उस वक्त तक उसको सही समझा जाता है जब तक कि उसको अदरवाइज प्रूव ना कर दिया जाए। तो अब इसमें जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊं कि अगर इस केस में तो जो पुलिस है उसने जो बुनियादी एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली है। ठीक, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके जो फरीकैन के डीएनए टेस्ट्स। अगर उनके डीएनए टेस्ट ले लिए गए हैं उस खातून के भी जिसके साथ ज्यादती का इल्जाम है, और जिन जिन के ऊपर इल्जाम है उनके भी जो है वो डीएनए टेस्ट रिजर्व कर लिए गए हैं, तो ऐसी सूरत में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। ओके, तो उसका अगर फोरेंसिक होगा और उसमें अगर कुछ चीजें पॉजिटिव आ गई जिन जिन पे इल्जाम है और वो उससे मैच कर गया जो विक्टिम है, तो फिर वो एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस है जिसमें अगर वाकयाती या इवन एनी शाहिद न भी हो तो अच्छा, वो भी कन्विक्शन की तरफ लीड कर सकता है। यानी कंप्लेनेंट अगर यहाँ पे इसमें नहीं भी important है, बात ये आप ये मैं रिपीट करने के लिए आसान अल्फाज में लोगों के लिए कि अगर कंप्लेनेंट यहाँ नहीं है लेकिन तमाम शवाहिद से ये प्रूफ हो जाता है उनके इल्जामात, तो वो काफ़ी है जी, सज़ा के लिए। वो काफी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर कंप्लेनेंट 164 का बयान देकर यहाँ से चली भी गई है, जी, और अगर वो पुलिस के साथ इन कांटेक्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, और कल जब इसका कोई जब फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा होती है कोर्ट में चालान जी, और इसका ट्रायल शुरू होता जी, है, तो कंप्लेनेंट जो है वो इम्पोर्टेंट विटनेसेस हैं, उनका शहादत देना भी बड़ा जरूरी होता है। लेकिन चूंकि आजकल मॉडर्न डिवाइसेस का जमाना है, कानूनी शहादत ऑर्डर में भी
आर्टिकल 164 में ये कह दिया गया है कि जो भी जिद्दत आई है टेक्नोलॉजी में सही। उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और अभी ये जो खवातीन है, ये जब इसका ट्रायल होगा ट्रायल कोर्ट में, तो वो बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए भी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो अटेंड कर सकती हैं, अपना बयान दे सकती हैं, उन पे जिरा हो सकती है। तो इसमें मैंने जो बुनियादी चीज जो मैं जिस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ वो ये है कि अगर पुलिस ने इसकी तफ्तीश ठीक मानों में की है, इसकी साइंटिफिक जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली है, और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डीएनए टेस्ट है, सही। और जो उसके रिलेटेड जो सैंपल्स हैं वो अगर प्रॉपरली ले लिए गए हैं और वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भिजवा दिए गए हैं, तो फिर अगर वो मैच कर गई तमाम चीजें, ओके, तो मेरा ख्याल है कि ये सफिशिएंट है किसी को भी सजा के लिए। अच्छा, मैं सजा के ऊपर वापस आऊंगी, लेकिन नासिर जमाल साहब, अभी तक पुलिस ने कहाँ छापे मारे, किस तरह ट्रेस किया, कब कॉल रिसीव हुई और क्या क्या हुआ, और बयान हल्फी मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ऐसे केस के अंदर जाहिर है मेडिकल कराना इंतहाई अहम है। क्या वो करवाया गया? इसके हवाले से भी कई रिपोर्ट सामने आई हैं, और जो शाह खबर साहब कह रहे हैं टेकिंग द डीएनए सैंपल्स, सेंडिंग इट फॉर फोरेंसिक, इस पर क्या खबर है आपके पास? जब मैंने आपसे कहा ना कि आगे क्या होता है, भेजा उनको मुल्क से भेज दिया गया फौरी तौर पे, और उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या 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 मतलब किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो उसमें मेरा मतलब यही था कि बेसिकली जो ये शाह खबर साहब ने बात की कि जो एलिगेशन है सेक्सुअल असॉल्ट के, क्या वो उसका कोई मेडिकल टेस्ट हुआ उनका लड़कियों का, तो ये भी हमें अभी तक नहीं मालूम कि वो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हमें ये अलबत्ता ये पता है कि उन्हें वेरी क्वाइटली मतलब उनको जो है ना वो निकाल दिया गया स्कूल से, उनको भेज दिया गया वापस। तो उसके बाद जो 164 का बयान या जिस तरीके से एसएचओ को किया गया मुअत्तल, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई ये केस कोई मतलब इसमें कोई आगे चलने की कोई जान रह गई है। और मेरा ख्याल है कि सेटलमेंट कोई हो चुकी है, जिसके बाद वो बच्चियां और लड़कियां वो चली गई, और शायद मतलब वो परसू नहीं करेंगी। अच्छा, कुछ मेरा ये ख्याल है। आपका ये अंदाजा है। लेकिन आज डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा, मैंने अभी फौरन चेक किया बिकॉज इट वाज अ वेरी लॉन्ग कॉन्फ्रेंस, कि वो कहते हैं कि वो राजी नहीं हो रही थी, लेकिन उनका मेडिकल हमने करा लिया। सो अब मेडिकल भी हो गया है, तो लेकिन फिर वही बात, मेडिकल जो है वो बेसिक मेडिकल है या जो शाह खावर साहब कह रहे हैं वो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कहते हैं कि उनको बाहर भेजने से केस अब इसमें नादिया एक और इशू है कि जो 164 का बयान है उसमें मतलब वो सारा कुछ है जो मतलब आपको एक रेप केस में मतलब इन्वॉल्व करता है उन लोगों को, लेकिन उसमें एक और जो इशू है वो ये है कि प्रोबेबली जो उस तरह की एविडेंस जो है कि वो शायद अवेलेबल नहीं होगी इन्हें। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस केस के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शाह खावर साहब, सीनियर लॉयर, और नासिर जमाल, सीनियर सहाफ़ी। बात हो रही है लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन का मुबैना अग़वा, तशद्दुद और ज़्यादती के केस पर। शाह खावर साहब, अब क्योंकि एक बहुत ही हेनियस क्राइम जिसके हवाले से जो इल्ज़ाम है ख़वातीन की जानिब से, और उसमें उन्होंने उस शख्स का बयान हल्फी में ज़िक्र भी किया कि उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, और वो यकीनन रज़ादार का नाम उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने बस उस शख्स का बताया कि भाई वो एक शख्स था जो कि आया और धमकाया और सब कुछ। तो मैं से भी जानना चाहती हूँ, उधर और भी लोग मौजूद थे जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या आप ये कहेंगे कि कानून जो है वो मुबर्रा करता है बाकी सब लोगों को, और सिर्फ उसको रेप अगर साबित होता है तो सज़ा मिलती है जिस शख्स ने ये एक्ट किया हो, या ऑल ऑफ देम विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व्ड? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक चीज तो मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूं कि इस वक्त हमें हर चीज को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए कि हम मफरूज़े पे ये बात कहें कि जी वो चूंकि
ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کو بچانے کے لیے کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، تو اس کو رول آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کو ٹوٹلی اس مفروضے پر بھی اپنے آپ کو نہیں قائم کر صحیح، سکتے، ٹھیک، تو اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر وہ خواتین یہاں سے چلی گئی ہیں اور ان کی شہادت اگر نہیں ہوتی، اگر وہ ڈیلیبریٹلی اگر وہ نہیں آتی ویڈیو لنک کے اوپر بھی، تو اس سے یقیناً چونکہ انہوں نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے تو جس کی انہوں نے تائید کرنی ہے، تو یہ ایک پروسیکیوشن کے کیس میں بہت بڑا ڈینٹ ہوگا جس کا ملزمان کو جو ہے وہ فائدہ فائدہ، پہنچتا ہے۔ اور اوکے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو جن کا مسٹر ڈار کی آپ بات کر رہے ہیں، جو نامینیٹڈ ہیں، وہ میری اطلاعات کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ ریپ کا الزام بھی عائد نہیں کیا گیا۔ جی، اور لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں اغوا برائے تاوان کی بھی ایک دفعہ لگی ہوئی ہے۔ اغوا برائے تاوان اگر ثابت ہو جاتا ہے، اگر ریپ ثابت نہ ہو تو ریپ میں تو ایسے شخص کو تو پھر سزا نہیں ہوتی کہ جس پہ الزام بھی نہ ہو، اس کے کوئی ڈی این اے بھی نہ ہو، میچ ہو، لیکن اگر اغوا برائے تاوان اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی بھی کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ او، اس کی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور جو دوسرے جو دفعات لگائی گئی ہیں ایف آئی آر کے اندر، آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک شکایت یہ بھی بہت ہوتی ہے نا شاخاور صاحب، کہ بڑا ویک کیس جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، بڑی ویک دفعات لگائی گئی ہیں کہ اس میں سے بچ نکلا جائے، اس وقت دیکھ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل صحیح طور پر رجسٹر کیا گیا ہے کیس؟ میرا خیال ہے کہ یہ دفعات جو لگائی گئی ہیں، کیونکہ کانٹینٹس آف ایف آئی آر جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس میں جو کچھ بھی کہا جائے دفعات وہی لگتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تفتیش میں وہ دفعات یا ان جرائم کے ارتکاب جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکے اگر امپارشل انکوائری ہو، تو اس لیے ابھی ہم تھوڑا سا اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انکوائری ٹھیک ہو رہی ہے یا انویسٹیگیشن صحیح، ٹھیک ہو رہی ہے۔ اگر تو انہوں نے وہ بنیادی لوازمات پورے کیے ہوئے ہیں، ایویڈنس سائنٹیفک جو ہے وہ کلیکٹ کی ہوئی ہے، اور ان کو وہ فورینسک سائنس لیبارٹری سے پراپرلی اگر وہ میچ کروا دیتے ہیں، اوکے، اور اگر وہ ساری چیزیں کرابریٹ ہو جائیں، تو پھر کوئی بھی ملزم جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اوکے، ناصر جمال صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر ظاہر ہے آپ نے فیصل واڈا کے بیان بھی دیکھ لیے، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر آ کر اس وقت بہت کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے فیئر ٹرائل، یا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ابھی اسی قسم کی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں۔ آپ کو اس پوری چیز میں ایک جو بار بار مطالبہ سب نے کیا کہ سی سی ڈی کو جو ہے وہ اس کیس کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے، تو یہ مطالبہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ریلی درست ہے یہ مطالبہ؟ اگر لاہور پولیس کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو سی سی ڈی کا مینڈیٹ ہے یا جو سی سی ڈی کا جو کام ہے اس کی تو ہم مطلب مخالفت کرتے رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کوئی علاج نہیں ہے کہ مطلب اس طرح کے یا کسی بھی قسم کا کرائم ختم کرنے کے لیے۔ تو ایسی جو ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کر رہے ہیں، اوکے، اور وہ شاید مطلب وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام آج ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ، یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا درست، ہے، ایک بات۔ اور ہم نے یہ دیکھا سرگودا میں جو بچی ماری گئی بے گناہ ایک اور اس وجہ سے، تو اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جس میں انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور سارا کچھ۔ تو یہ تو ایک بالکل بہت ہی مطلب زیادتی والی بات ہے کہ جو بھی اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ سی سی ڈی کے حوالے کیا جائے۔ اگر کوئی مطالبہ یہ کرے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ درست ہے، لیکن اس سے آگے کی بات جو ہے وہ غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس پہ آپ پالیٹکس کریں۔ مطلب ٹھیک ہے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی ٹرائل پراپرلی ہونا چاہیے، فیئر ہونا چاہیے، لیکن یہ مطلب دو عورتوں کا اس میں انوالومنٹ ہے جن کے ساتھ جنہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ صرف سیکسول اسالٹ کی بات نہیں ہے، ریپ کی بات نہیں ہے، ان کو اغوا کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ
जुर्म है। तो उनके साथ जो अगर जो कुछ हुआ, जो जो इस ट्रॉमा से वो गुजरी, Right. तो वो उसका भी यही हम उनके साथ सिंपैथी का भी यही बनता है कि आप डिमांड ये करें कि आप इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल ट्रायल हो। हो, सही। इससे ज्यादा जो है वो करना जो है वो मतलब मेरा ख्याल है ज्यादती है। अलबत्ता ये बात, एक और बात जो है वो ये है कि ये जो डिमांड आ रही है कि सीसीडी को किया जाए हवाले, तो वो इसी वजह से आ रही है कि ऐसे तमाम केसेस जो पिछले 1 साल के दौरान हुए हैं, जी, वो सारे के सारे सीसीडी ने हैंडल हैंडल किए हैं। किए तो हैं। अब जो लोग एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसका नुआसा है उसमें केस में इन्वॉल्व, तो वो उधर नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि अब ये एक मरियम नवाज के लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि ये आगे से, आज तो उन्होंने बचा लिया, लेकिन अगर हुकूमत बदलती है तो कल किसी और कोई हुकूमत में आता है तो फिर क्या बन सकता है। कोई अगर आप अपनी फैमिली में से ही उनकी कोई इस तरीके से कोई इन्वॉल्व हो जाए, दूर या नजदीक से, तो मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि सीसीडी को सीसीडी जो है पर आप वो कह रहे हैं कि नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और खत्म। बिल्कुल। शाखावर साहब, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एसएचओ के हवाले से आज एक अफसोसनाक वाक़या उन्होंने कहा कि पेश आया, और एसएचओ जिस तरह से मजिस्ट्रेट के यहाँ चले गए एमरजेंसी सिचुएशंस में, एक तो ये बताइएगा कि ये मिसहैप को आप किस नज़र से देख रहे हैं, और मैजिस्ट्रियल पावर्स यानी मैजिस्ट्रेट के पास जाना बयान हल्फी के लिए एमरजेंसी सिचुएशंस में, इसकी इजाज़त किस हद तक होती है? देखिए, मैं आपको एक लीगल प्रोविजन बताऊं। आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जिस वक्त आप किसी शख्स को किसी जुर्म में गिरफ्तार करती है पुलिस, तो सबसे पहले उसको उसका जुर्म बताया जाएगा कि जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उसको अपना लॉयर्स के साथ कांटेक्ट करने की इजाजत दी जाएगी, और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, जरूरी नहीं है कि वो 23वें घंटे या 22वें घंटे, जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। सही। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप फर्ज करें 5 बजे एक मुलजिम को आप गिरफ्तार करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका 164 का बयान हो, तो ऐसी हमें कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लगती इसमें कि उन्होंने रात को ही मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान करवाना है। वो 24 घंटे उसकी कस्टडी अपने पास रख सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के पास बयान करवाने का भी एक तरीका होता है कि पुलिस जो है वो अगले दिन कर सकते थे। अगले दिन सुबह 9 बजे उसको लेके एक सेशन जज को दरखास्त दे देते कि जी हमने इसका 164 का बयान करवाना है इन कंप्लेनेंट्स का, या व्हाटएवर इज द सिचुएशन। तो वो एक प्रोसेस के बाद फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे कि उन्होंने रात लेट नाइट इसको जरूरी समझा कि वो मैजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान करवाएं, और वो भी रात के वक्त और जिस सिचुएशन में वो बताया जा रहा है कि उसके बाद एक अनप्लेजेंट सिचुएशन हुई। इसकी बिल्कुल भी कोई ना उसकी जरूरत थी ना कोई उसकी जस्टिफिकेशन। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी उन खवातीन की, तो इसलिए ये जरूरी था। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई कंप्लेनेंट अपने केस को परसू नहीं करना चाहता और वो अगर मुल्क से बाहर जाना चाहता है, तो उसको तो रुकावट कोई नहीं है। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं कि वो भी, मैं उनकी ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंप्लेंट में मैं कोई बात नहीं करता। सही। लेकिन आप इस रवैये को भी देखें कि वो खवातीन जो है वो जैसे रिहा होती है, वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है। हालांकि उनको चाहिए कि वो कानून के तकाजे पूरे करें, मुल्क में रहे, अपने जो उन्होंने 164 का स्टेटमेंट देना है, पुलिस की तफ्तीश में शामिल होना है, तो उनको चाहिए कि वो हों अगर वो केस को परसू करना चाहती है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो रात के वक्त मैजिस्ट्रेट का बयान करवाना जो है, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी जो आसमान गिर पड़ा था कि उन्होंने उसी वक्त करवाना था, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका, नासिर जमाल साहब आपका, फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहीद आयतुल्लाह खामेनेई के आखिरी रसूमात के मौके पर जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो अपना रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि सब तमाम लोग एक जगह जमा हैं और बस एक सिर्फ फायर करना है, मगर हम ऐसा
نہیں کریں گے کیونکہ پھر ہم سے بات کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور بہت سی باتیں کی, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں عمران علی. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. امبیسڈر صاحب, آخری رسومات کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس وقت جو مذاکرات ہیں اس میں ایک گیپ ہے. یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آغاز دوبارہ ہونے کو ہے؟ یہ خود ہی جی میرا خیال ہے پریس میں دیا گیا یا لیک کیا گیا کہ جولائی 11 کو شاید ہونے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں ہونے ہیں. تو لیٹس کیپ, یا کہتے ہیں یا پاکستان میں انور اقبال کی سٹوری ڈان میں جی, یا ادھر ہونے ہیں برگن اسٹاک میں ہونے. تو دونوں جگہ ایک ہی بات ہے جی, صحیح. کیونکہ ابھی ڈفرینسز بہت ہیں اور ہرموز از اسٹیئرنگ اس in the face. تو یہ جو نیکسٹ ٹاکس ہیں یہ they can only happen اگر ہرموز پہ کوئی کم از کم ٹیمپریری آئیڈینٹی آف ویوز ہو ان کی. اوکے, اب آپ نے ہرموز کا ذکر کیا, لیکن اس سے پہلے کیونکہ بالکل آپ نے صحیح کہا اسٹیئرنگ ان دا فیس, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ضرور بن کر سامنے آیا ہے. لیکن ابھی بات کرتے ہیں اس رد عمل کی جو صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی, جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ بڑے حیران تھے جس طرح سے ایران کے عوام اتنی بڑی تعداد کے اندر شہید آیت اللہ خامنہ ای کے آخری رسومات میں رسپیکٹ دینے کے لیے جمع ہوئے, اور جس طرح سے وہ ایموشنل نظر آئے وہ کہتے ہیں انہیں حیرت ہوئی. سو اس کا مطلب دیر از این ایڈمیشن آلسو کہ جس طرح سے وہ اس پورے حملے سے قبل جو ہے جو پروٹیسٹ تھیں, اور وہ پروٹیسٹرز سے آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ باقاعدہ ان سے رابطہ کیا کرتے تھے, یعنی کہ بیانات ان کے لیے دیا کرتے تھے کہ انہیں چاہیے کہ فوراً یہ کریں. سو دیٹ مسٹ بی اے بگ ایڈمیشن کہ شہید آیت اللہ خامنہ ای کی بہت فالوئنگ ہے, اور ایسا کچھ نہیں تھا جیسا کہ صدر ٹرمپ سمجھتے تھے. جی بالکل, ایک اتنی اپریسو ہیٹ ہے, 10 ملین لوگوں کے ایونچولی جمع ہونے کی بات ہے, ان کی ایموشنز ٹیلی ویژن کیمراز پہ. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور ایون یورپ کتنا کم جانتا ہے ایران کو, اور کتنا ان کو غلط فہمیاں تھیں, رانگ ازمپشنز تھیں کہ پتہ نہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے صحیح کہا, وہ لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے کہ ناؤ از دا ٹائم فار یور فریڈم اور باقی چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک پہ جنگ امپوز کرتے ہیں تو ملک کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو اٹس اے مکسچر آف بوتھ, اینڈ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کک پتہ نہیں امریکیوں کو کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ جس طرح سے صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بڑے بے چین ہے کہ کسی طرح سے امریکہ سے ڈیل ہو جائے, اسی طرح اب امریکہ کی بے چینی بھی بڑھ رہی ہوگی. جی ہاں, وہ اس سے پہلے سے بھی یہ چاہتے ہیں. وہ جو ایران کی بات کرتے ہیں نا کہ ایران بے چین ہے صلح کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے, وہ شاید اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ ان کو روبیو یا وائس پریزیڈنٹ کہتے ہوں گے کہ ایران کی طرف سے پیغام آیا ہے, یا پاکستان کی طرف سے کہ they want talks to happen. talks تو وہ چاہتے ہیں, لیکن بے چین وہ خود ہی ایڈ کر لیتے ہیں. اور یہ سارا ایک جھوٹا بیانیہ جب آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے, اس کے پاس تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ خلاف تھے, شہید خامنہ ای کی فالوئنگ کوئی نہیں تھی, اور ایران ختم ہو گیا, اس لیے وہ بے چین ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ دوسروں کے لیے جھوٹ بہت بولتے ہیں تو آپ کے اپنے لوگ اور آپ کی اپنی حکومت بھی اس جھوٹ کو بلیو کرنے لگ جاتی ہے. دس ہیپن ٹو انڈیا بفور میں. اب ان کو سیٹل ان ہو رہا ہے کہ جو ان کو بتایا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں. So it happens with states. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, مذاکرات کی طرف میں آنا چاہوں گی امبیسڈر صاحب. جو اب تک جو میمورانڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا اور جس حساب سے ان مذاکرات نے جن مدعوں پر آگے بڑھنا ہے, اس میں اب سب سے امپورٹنٹ اسٹریٹ آف ہرموز بڑی ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے تعطل کا بھی شکار ہو جاتے ہیں مذاکرات, یا ایک دوسرے کی طرف جسے کہتے ہیں کہ وہ جو ہارش ریمارکس ہے اس کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ عمان اور ایران یہ دونوں اس بات سے راضی ہو سکتے ہیں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو مینیج ہرموز؟ کیونکہ یہ بات تو اب طے ہو چکی ہے کہ ہرموز نے جو کچھ کر کے دکھایا اس جنگ میں, آپ لاکھ طے بھی کر لیں, ایران ول اسٹل ہیو دیٹ ٹرمپ ان دیئر ہینڈ. جی بالکل. اور جب آپ نے آرٹیکل 5 میں میمورینڈم کے لکھ دیا کہ ایران اور عمان دونوں مینیج کرنے کا فیصلہ کریں گے, اور اس کے اینڈ میں ایک ٹیل پیس لگا دیا کہ باقی گلف کی ریاستوں سے بھی مشورہ کر کے, تو آپ نے ان پریکٹیکل ٹرمز تو آپ مان گئے کہ سوورنٹی جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اب وہ ٹول لگائیں نہ لگائیں, فی لگائیں نہ لگائیں, وہ اٹس اے میٹر آف ڈیبیٹ. لیکن آپ نے
सॉवरेंटी तो मान ली ना उनकी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ये जो बयानबाजी फिर सदर ट्रंप की जानिब से या अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से है, इट इज़ जस्ट फॉर द डोमेस्टिक गैलरी आई सपोज। One, it is for the domestic gallery, and the other thing is कि आप इमेजिन करें दुनिया की बेहसी और अजीब स्टांस आपको नजर आता है कि वेस्टर्न यूरोप से कोई भी नहीं गया। तो हम सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करते हैं, वेस्टर्न यूरोप से कोई नहीं गया। ऑल दोज स्टेट्स विद ह्यूमन राइट्स देखें, सॉवरेन गवर्नमेंट है, वो कंट्रोल में है, वो अटैक बर्दाश्त कर लिया। अब इसलिए आपको जाना चाहिए, इवन अपने इन्वेस्टर को भेज दें टू पे रिगार्ड्स। लेकिन आप इमेजिन करें कि हम ट्रंप साहब को तो कहते हैं, लेकिन दिस बायस अगेंस्ट ईरान इट इज वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड हमें पसंद आए ना आए, ये एक सिविलाइजेशनल क्लैश है, ये है। तो इस बायस को ही अगर हम देखें, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, टू पे एटलीस्ट सम रिस्पेक्ट, और वो भी एक ऐसे लीडर को, मतलब आप लीडरशिप किसी सॉवरन नेशन की बिल्कुल एक ही गो में आपने उनको ख़त्म किया, जिस तरह से ना सिर्फ इनको बल्कि जो साथ की लीडरशिप थी। उसके बाद फिर आप समझते हैं कि जब ये मुआहदा कॉम्प्रिहेंसिव डील होगी तो ईरान के साथ अगर सैंक्शंस भी उनके ऊपर से लिफ्ट होती हैं, तो क्या उसी तरह से आप समझते हैं कि ईरान के साथ दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने ट्रेड रिलेशंस रखना पसंद करेंगी? ये ट्रेड तो ये रख लेंगे, ट्रेड इज इन देयर इंटरेस्ट, लेकिन इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स ये इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेट्स फेस इट, वो ये चाहते हैं कि ईरान एज अ स्टेट के साथ तो ताल्लुकात रख लें, लेकिन इस गवर्नमेंट को दूसरा उनको अमेरिका का डर होगा कि अगर हम चले जाते हैं तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करते हैं और अमेरिका तो करता नहीं है। तो बट उनके स्टांसेस तो इंडिपेंडेंट है। नेटो को गालियां तो नहीं कहना चाहिए, बुरा भला कह रहे हैं ट्रम्प साहब, ईयू को बुरा भला कह रहे हैं। एटलीस्ट दे शुड हैव अटेंडेड, they should have gone, they should have sent somebody to Tehran. ओके, अब इस चीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं एम्बेसडर साहब, कि एक तो JCPOA था जिसमें टाइम लगा, वक्त लगा, लेकिन उसमें जो रीजनल प्लेयर्स थे स्पेशली गल्फ कंट्रीज़, उनका ये गिला भी था कि दे हैव नथिंग टू डू विद इट, राइट? अब इसमें एक पूरा नज़र आ रहा है कि उनका अमल दखल भी है, दे आर ऑल्सो पार्टनर टू इट। आप समझते हैं इट इज़ बेटर फॉर द रीजन, ए, और दूसरा जो आप इत्तेहाद देख रहे हैं जो तुर्की के अंदर, तुर्की सऊदी लेड इत्तेहाद आई वुड रादर से, उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये इस पूरे खत्ते के लिए अच्छा साबित होगा, एंड ऑल्सो इजराइल को इससे क्या मैसेज मिल रहा है? इजराइल को उसको जरूर इस बात से तशवीश होगी कि ये कहाँ से चार मुल्क इकट्ठे हो गए, ये तो जंग से पहले तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस इतने इजराइल को ठोकरें पड़ी हैं, और अमेरिका को तो ये एक और ठोकर है कि यार ये तो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसका फायदा तभी होगा अगर आप ईरान को इंक्लूड करें, अदरवाइज दुनिया इसको ये देखेगी कि ये ईरान के खिलाफ है, which will be counterproductive. तो जरा हिम्मत करके इन ममालिक को, especially led by Turkey, Saudi Arabia and Pakistan, they should tell the West that it's not against you, but this will provide stability to the Gulf. हाँ जी, ईरान के बगैर it's useless. ओके, और नॉन एग्रेशन पैक्ट्स तो लेकिन हो सकते हैं, और आप समझते हैं कि इसी के थ्रू ज़्यादा बेहतर होगा अगर ये आर्किटेक्चर रहता है तो? हाँ जी, नॉन एग्रेशन पैक्ट भी हो जाए, और उसके साथ एक दूसरे की सॉवरेंटी का रिगार्ड्स टू नेशनल सॉवरेंटी ऑफ नेशन स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट, ये क्लॉज भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर इमरान फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।